Next topic is facial hemihypertrophy. So as the name suggests, face में हेमी हाफ ऑफ द फेस में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी. अब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया ये दो टर्म्स आपको पहले अच्छे से समझ आने चाहिए. हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, वाइल हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल. हाइपरट्रोफी हमें यूजुअली मसल सेल्स में देखने को मिलती है. मसल सेल्स एक्सपैंड कर पाते हैं अच्छे से और उनका साइज बड़ा हो जाता है. और हाइपरप्लेजिया हम कहीं भी देख सकते हैं जब नंबर ऑफ सेल्स किसी पर्टिकुलर उसमें इंक्रीज हो जाए. तो नाम तो इसका फेशियल हेमी हाइपरट्रोफी है, बट यूजुअली एक्चुअली में हमें हाइपरप्लेजिया ऑफ टिश्यूज देखने को मिलता है इस डिसऑर्डर में. ये एक रेयर डेवलपमेंटल अनोमली है. It is characterized by asymmetric overgrowth of one or more body parts. एक या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स में asymmetrical overgrowth देखने को मिलती है, इसीलिए हेमी, बिकॉज asymmetrical है, bilateral नहीं है. Actually represents hyperplasia of tissues rather than hypertrophy. जैसे मैंने बताया कि हमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल देखने को मिलेगा रादर देन इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, जिसकी वजह से ये एक्चुअली में हेमी हाइपरप्लेजिया है रादर देन हेमी हाइपरट्रॉफी. बट अभी भी इसे क्लिनिकल सेटिंग में हेमी हाइपरट्रॉफी बोला जाता है, इसलिए हम ये नाम पढ़ते हैं. बट कॉन्सेप्चुअली इट इज हेमी हाइपरप्लेजिया. नाउ दिस हेमी हाइपरप्लेजिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड हेमीफेशियल. कॉम्प्लेक्स हेमी हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, हाफ ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होती है. अब हाफ ऑफ द बॉडी में ऐसा नहीं है कि मतलब लेफ्ट पार्ट के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हो या राइट पार्ट के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हो. ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड की एक आर्म और राइट साइड की एक लेग इन्वॉल्व हो. तो कॉन्ट्रालेटरल यानी ऑपोजिट साइड और यूनिलेटरल भी हो सकता है. एक ही साइड का हाथ और पैर अफेक्ट हो सकता है, या फिर एक साइड का हाथ और एक साइड का पैर अफेक्ट हो सकता है. ये हो गया कॉम्प्लेक्स. सिंपल में क्या होता है, सिंगल लिम्ब इन्वॉल्व होती है, हैंड इन्वॉल्व हो गया या फिर एक लेग इन्वॉल्व हो गई, दिस इज सिंपल. हेमीफेशियल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, वन साइड ऑफ द फेस इज इन्वॉल्व. दैट वी विल स्टडी इन फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी कि साइड फेस का सिर्फ एक साइड इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हेमी और हाइपरप्लेजिया यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है. अब ईटियोलॉजी. सो व्हाट इज द ईटियोलॉजी फॉर फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी या फिर हेमीफेशियल हाइपरप्लेजिया? वैस्कुलर और लिम्फेटिक एबनॉर्मैलिटीज, ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल में कोई एबनॉर्मैलिटी हो जाए, सीएनएस में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, या फिर क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मैलिटी हो जाए, तो हमें हेमीफेशियल हाइपरप्लेजिया या फिर फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है. Now, what are the clinical features? Enlargement confined to one side of the body. As I told, since it is hemihyperplasia, तो one side of the body में enlargement देखने को मिलेगी. Unilateral macroglossia, टंग का एक हाफ जो होगा वो enlarge हो जाएगा. Macroglossia means enlargement of tongue और unilateral means half of the tongue from one side of the tongue will be enlarged. प्रीमेच्योर डेवलपमेंट और इरप्शन देखने को मिलेगा टीथ का. टीथ जो होंगे प्रीमेच्योर डेवलप हो जाएंगे. ये टीथ के बारे में बात हो रही है. डेंटिशन का साइज इंक्रीज हो जाएगा. ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल्स, और राइट और लेफ्ट साइड इक्वली इन्वॉल्व होती है. इसका मतलब ये है कि इफ यू आर लुकिंग एट 100 पेशेंट्स विथ फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी, तो 50 ऑफ देम विल हैव left side affected and 50 of them will have right side affected. Okay, so हमें क्या पता चला कि टंग एनलार्ज हो रही है एक साइड से, बॉडी एनलार्ज हो रही है एक साइड से, डेंटिशन एनलार्ज हो रही है और प्री मेच्योर डेवलपमेंट हो रहा है डेंटिशन का. ओके, ओरल मैनिफेस्टेशन. ओरली हम, ये तो नॉर्मल क्लिनिकल फीचर हो गए पूरी बॉडी में. ओरली क्या देखने को मिलेगा, डेंटिशन 3 तरीके से अफेक्ट होती है. एक तो क्राउन साइज से, एक रूट साइज से, और एक रेट ऑफ डेवलपमेंट से. मैंने बताया क्राउन साइज बढ़ जाएगा, रूट साइज और शेप भी अफेक्ट होगा. कैसे होगा अभी हम पढ़ेंगे. रेट ऑफ डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा. ठीक है. परमानेंट टीथ आर ऑफन एनलार्ज्ड. सी डेसिडुअस टीथ पे इसका कैसा इफेक्ट होता है ये उतना कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन परमानेंट टीथ एनलार्ज हो जाते हैं, ये कंफर्म्ड है.
परमानेंट टीथ जल्दी, मोर रैपिडली डेवलप होते हैं और इरप्ट होते हैं, यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट बढ़ गया। प्री मेच्योर शेडिंग ऑफ डेसिडुअस टीथ होती है। अब देखो, परमानेंट टीथ जल्दी डेवलप होंगे, जल्दी इरप्ट होंगे, इसके लिए डेसिडुअस टीथ को भी तो जल्दी शेड होना पड़ेगा, इसलिए प्री मेच्योर शेडिंग होगी डेसिडुअस टीथ की। रूट्स कैसी होंगी, हमने यहाँ बोला रूट्स जो होंगी वो समटाइम्स प्रोपोर्शनेटली एनलार्ज होंगी। जैसे क्राउन साइज हमें पता है कि एनलार्ज होगा ही होगा, उसके साथ साथ रूट भी एनलार्ज हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी वो शॉर्ट भी रह सकती है। Bone of mandible and maxilla is enlarged, widened and thickened with an altered trabecular pattern sometimes. देखो, जो मैंडिबल और मैक्सिला की बोन है वो एनलार्ज तो होगी, एनलार्ज होने के साथ साथ वो वाइड हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और कभी कभी थिक, वाइड और एनलार्ज होने के साथ साथ उसका जो ट्राबिक्यूलर पैटर्न है, बोन को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमें उसके अंदर ट्राबिक्यूले देखने को मिलते हैं, कैनाल्स देखने को मिलते हैं, इनका पैटर्न चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है कभी कभी। टंग में क्या देखने को मिलेगा, टंग में भी 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक यूनिलेटरल एनलार्जमेंट, जैसे मैंने बताया था यूनिलेटरल मैक्रोग्लोसिया देखने को मिलता है। कॉन्ट्रालेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो साइड अफेक्टेड है उसकी ऑपोजिट साइड पे टंग डिस्प्लेस हो जाएगी, मुड़ जाएगी। एनलार्जमेंट ऑफ लिंगुअल पैपिला, पैपिला मीन्स टेस्ट बड्स, हमारे टंग पे पैपिला प्रेजेंट होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर गस्टेशन और टेस्टिंग। जो ये लिंगुअल पैपिला होते हैं इनकी एनलार्जमेंट हो जाती है, तो टंग क्या हो रही है, टंग डिस्प्लेस हो रही है, एनलार्ज हो रही है, और लिंगुअल पैपिला भी एनलार्ज हो रहे हैं। बक्कल म्यूकोसा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बक्कल म्यूकोसा वेलवेटी हो जाता है और सॉफ्ट और पेंडुलस फोल्ड, पेंडुलम की तरह लटकने वाले फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, विच अपीयर टू बी सॉफ्ट एंड वेलवेटी। तो हमारी डेंटिशन अफेक्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ क्राउन साइज, रूट साइज एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। हमारी टंग भी 3 तरीके से अफेक्ट हो रही है और हमारा बक्कल म्यूकोसा भी अफेक्ट हो रहा है। दिस वॉज योर ओरल मैनिफेस्टेशन। नाउ कमिंग टू हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। जब हम इसकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड देखते हैं तो हमें ट्रू मस्कुलर हाइपरट्रॉफी नहीं देखने को मिलती, यानी कि हमारा जो पहले डिस्कशन हुआ था वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि एक्चुअल में हाइपरट्रॉफी नहीं हो रही, हाइपरप्लेजिया हो रहा है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो हम लोग इस डिजीज को किन से कंफ्यूज कर सकते हैं, हमें किन को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ फेशियल हेमी हाइपरट्रोफी। हमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और फाइब्रस डिस्प्लेशिया ऑफ जॉस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इनको आप कैसे एक्सक्लूड करेंगे कि इन दोनों डिजीजेज में टूथ साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होता और टूथ के रेट ऑफ इरप्शन में भी कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी में टूथ का साइज इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ इरप्शन बढ़ जाता है, रैपिडली परमानेंट टीथ डेवलप और इरप्ट होते हैं। ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ेगी वंस द ग्रोथ स्टॉप्स, सेजेशन ऑफ ग्रोथ हो जाए, स्टॉप हो जाए ग्रोथ तो कॉस्मेटिक सर्जरी कर देते हैं, और पीरियोडिकली एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और एमआरआई कराए जाते हैं ताकि हम ट्यूमर रूल आउट कर सकें। सो दिस वाज योर फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी। ओके, नाउ कमिंग टू फेशियल हेमी एट्रोफी। एज द नेम सजेस्ट, फेस में, फेस के एक साइड पे हेंस हेमी एट्रोफी देखने को मिलेगी। इसको पैरी रोमबर्ग सिंड्रोम भी बोलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट सिंड्रोम आफ्टर ट्रीचर कॉलन सिंड्रोम इज पैरी रोमबर्ग सिंड्रोम। ये भी एक रेयर कंडीशन होती है, अकर्स स्पोराडिकली। मैंने बताया स्पोराडिकली का मतलब रैंडमली विदाउट एनी फिक्स्ड पैटर्न, जिसको हम लोग डिटेक्ट कर सके कि हाँ इसी पैटर्न में वो हो रही है, इन लोगों में प्रेवलेंस देखने को मिल रहा है, ये रैंडमली हो रही है। बट सम फैमिलियल डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड। कभी कभी कुछ केसेस में फैमिलियल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है कि ओके देयर इज सम फैमिलियल रिलेशन। इट वॉज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड बाय पैरी एंड हेनॉच एंड रोमबर्ग, इसलिए इसको पैरी रोमबर्ग सिंड्रोम बोलते हैं। स्लोली प्रोग्रेसिव एट्रोफी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ एसेंशियली हाफ द फेस, हेमी यानी हाफ, फेशियल यानी फेस से, और एट्रोफी देखने को मिल रही है, हेंस फेशियल हेमी एट्रोफी। एट्रोफी देखने को मिलती है किसकी, सॉफ्ट टिश्यूज की। कहाँ के, फेस के। हाफ ऑफ द फेस के सॉफ्ट टिश्यूज की एट्रोफी देखने को मिलती है जो कि स्लोली बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है। हम इस एट्रोफी को पहचानते कैसे हैं, जो हमारे फेस का सब क्यूटेनियस फैट होता है, स्किन के नीचे जो फैट प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे उसकी वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। स्किन की एट्रोफी देखने को मिलती है, कार्टिलेज की एट्रोफी देखने को मिलती है, बोन और मसल की एट्रोफी देखने को मिलती है। बेसिकली सब क्यूटेनियस फैट, स्किन,
कार्टिलेज, बोन, मसल, ये पांचों चीजों की वेस्टिंग और एट्रोफी देखने को मिलती है। आसान भाषा में डिस्ट्रक्शन, खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। यूजुअली कन्फाइंड टू वन साइड ऑफ द फेस एंड क्रेनियम, may occasionally spread to the neck and one side of the body. सपोज एक पेशेंट में ये डिजीज है तो उसका या तो लेफ्ट साइड इन्वॉल्व होगा या राइट साइड इन्वॉल्व होगा। लेफ्ट साइड ऑफ द फेस से वो स्प्रेड होके लेफ्ट साइड ऑफ द नेक और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। It is usually accompanied by contralateral Jacksonian epilepsy. Contralateral means जो साइड अफेक्टेड है उसकी उल्टी साइड पे हमें जैक्सोनियन एपिलेप्सी देखने को मिलेगी। जैक्सोनियन एपिलेप्सी क्या होती है? ये एक फोकल मोटर टाइप की एपिलेप्सी होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर हैंड या फिर लेग में जर्क्स, जिटर्स देखने को मिलते हैं। व्हेन द पेशेंट इज अंडरगोइंग एपिलेप्सी, पेशेंट डज नॉट बिकम अनकॉन्शियस। दिस इज जैक्सोनियन एपिलेप्सी। ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया देखने को मिलता है। ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया क्या होता है? ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्राइजेमाइनल नर्व। उसकी एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। नर्व न्यूरेल्जिया मीन्स नर्व पेन, ट्राइजेमाइनल नर्व का पेन। चेंजेस इन आईज एंड हेयर देखने को मिलता है। हेमीफेशियल एट्रोफी यानी कि फेशियल हेमी एट्रोफी जो है एक टाइप का लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा होता है। ये एक लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा, ये हमने कैसे डिटरमाइन किया? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। व्हाट आर दोस टू रीजंस? पहला, हमें उसके पेशेंट के सिरम में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज मिली, यानी न्यूक्लियस के खिलाफ एंटीबॉडीज खुद बॉडी ही प्रोड्यूस कर रही है। और स्क्लेरोडर्मा के साथ इसका कॉन्करेंस देखने को मिलता है, यानी पेशेंट्स विद स्क्लेरोडर्मा ऑफन आर फाउंड विद फेशियल हेमी एट्रोफी। व्हाट इज स्क्लेरोडर्मा? व्हाट इज लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा? तो ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें स्किन का हार्डनिंग, टाइटनिंग, फाइब्रोसिस ये सब देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें की एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज देखने को मिल रही है सीरम में। खुद ही न्यूक्लियस के खिलाफ बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बना रहा है। नाउ एटियोलॉजी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेशियल हेमियोट्रॉफी? पहला है सेरेब्रल डिस्टर्बेंस। सीएनएस में कोई डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से बॉडी में अनरेगुलेटेड एक्टिविटी बढ़ जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से एट्रोफी बढ़ जाती है। दूसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, लोकल ट्रॉमा, कोई इन्फेक्शन, जेनेटिक फैक्टर्स, एंड फाइनली स्टेपीडियल आर्टरी में डिसरप्शन। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, उसका नहीं। हाँ, स्टेपीडियल आर्टरी में कोई डिस्ट्रप्शन होता है जिसकी वजह से इस डिजीज में हमें फेशियल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं। नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स। द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स विच इज द मोस्ट अर्ली साइन ऑफ दिस डिजीज इज अ कूप डी सेबर। कूप डी सेबर का मतलब होता है एक पेनलेस क्लेफ्ट, फेस के मिडलाइन पे या फोरहेड के मिडलाइन पे एक पेनलेस क्लेफ्ट देखने को मिलता है। एक तरीके से एक बाउंड्री देखने को मिलती है जो कि डिवाइड करती है नॉर्मल और एट्रोफिक साइड को। सपोज हमारे फेस में राइट साइड अफेक्टेड है, सो फोरहेड पे हमें मिडलाइन पे ये एक कूप डी सेबर करके एक पेनलेस क्लेफ्ट देखने को मिलेगा जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड को डिवाइड कर रहा है और हमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट साइड नॉर्मल है और राइट साइड अफेक्टेड है और राइट साइड में एट्रोफी हो रही है। और जो अफेक्टेड एरिया की स्किन होगी, जो ओवरलाइंग स्किन होगी, वो ब्लूइश हो सकती है कुछ केसेस में। सो पहला साइन इज द अर्लीस्ट साइन विच इज कूप डी सेवर। ये हमारे फेस या फोरहेड के मिडलाइन पे एक पेनलेस क्लेफ्ट होता है जो कि नॉर्मल और अफेक्टेड साइड को डिवाइड करता है। अफेक्टेड साइड की जो ओवरलाइंग स्किन होती है वो ब्लूइश कलर की हो सकती है। Affected area extends progressively with atrophy of skin, subcutaneous tissue, muscle, bone, cartilage। मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो एट्रोफी है वो स्किन से सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, बोन सब में स्प्रेड हो सकती है। फेशियल वेस्टिंग देखने को मिलेगी, फेशियल स्ट्रक्चर्स की वेस्टिंग देखने को मिलेगी जिसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड भी अफेक्ट हो सकते हैं। टंग में हेमी एट्रोफी देखने को मिलेगी, यानी वन साइड ऑफ द टंग विल बी एट्रोफाइड।
यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईयर, लैरिंग्स, ईसोफेगस, डायफ्राम, किडनी एंड ब्रेन। किडनी, ब्रेन, डायफ्राम, ईयर, लैरिंग्स, ईसोफेगस एक तरफ से अफेक्ट हो सकते हैं। 15% केसेस में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, 10 to 40% केसेस में ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं एंड द मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर डिसऑर्डर इज एनोफ्थैल्मस। ऑल दिस कैन बी अकम्पनीड बाय पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स। बॉडी में पिगमेंटेशन, डार्क कलर के स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। विटिलिगो यानी व्हाइट पैचेस देखने को मिल सकते हैं। पिगमेंटेड फेशियल नेवाई, फेस पे नेवाई मीन्स मोल्स, मोल्स देखने को मिल सकते हैं। कॉन्ट्रालेटरल जैक्सोनियन एपिलेप्सी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। कॉन्ट्रालेटरल ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक एनोफ्थैल्मस देखने को मिल सकता है। इट अकर्स मोर इन फीमेल्स दैन मेल, 3:2 का रेशो होता है। लेफ्ट साइड ज्यादा अफेक्टेड देखने को मिलती है दैन द राइट साइड। ये फर्स्ट या सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में कमेंस करता है, इसका ऑनसेट फर्स्ट या सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में होता है और फिर ये 2 से 10 साल तक प्रोग्रेस करता है और फाइनली एक क्विसेंट स्टेज पे पहुंच जाता है। फाइनली हमें एक फेशियल फ्लैटनिंग देखने को मिल सकती है पेशेंट में, जिसको हम लोग बेल्स पैल्सी से कंफ्यूज कर सकते हैं। These were the clinical features. Now oral manifestations. Orally क्या देखने को मिलेगा? जो हमारे टीथ की रूट है वो इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड होगी, हमारा टीथ डिलेड इरप्शन शो करेगा, फेशियल एसिमेट्री और फेशियल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, मैस्टिकेशन में डिफिकल्टी होगी, खाना खाने में मैस्टिकेशन में डिफिकल्टी होगी, लिप्स और टंग की भी हेमिएट्रोफी देखने को मिलेगी। ये मैंने क्लिनिकल फीचर्स में बताया ही है कि टंग एक साइड से एट्रोफी शो करेगी, लिप्स भी एक साइड से एट्रोफी शो करेंगे एंड फाइनली जो अफेक्टेड साइड होगी वहां के टीथ जो होंगे उनकी ग्रोथ और इरप्शन रिटार्ड हो जाएगी। लास्टली वी हैव डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हम लोग इस डिजीज को 4 से कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैसे एक्सक्लूड करेंगे वो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सीखेंगे। पहला है पोस्ट ट्रॉमेटिक फैट एट्रोफी। एज द नेम सजेस्ट, ट्रॉमा के बाद फैट की एट्रोफी होना इस पोस्ट ट्रॉमेटिक फैट एट्रोफी। इस डिसऑर्डर, इस केस में हमें पेशेंट ट्रॉमा या सर्जरी की हिस्ट्री देगा, साथ में हमें देखने को मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी लोकलाइज्ड एरिया में ही सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हो रखा है और ये जो एट्रोफी है ये नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ये प्रोग्रेस नहीं करेगी, स्प्रेड नहीं करेगी। नेक्स्ट इज हेमीफेशियल माइक्रोजोमिया। हाफ ऑफ द फेस में हमें नॉन प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ एट्रोफी देखने को मिलेगी। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर यही है कि ये नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। गोल्डन हार्ट सिंड्रोम में भी हमें नॉन प्रोग्रेसिव एट्रोफी देखने को मिलेगी, वाइल फेशियल हेमिएट्रोफी में प्रोग्रेसिव नेचर होता है एट्रोफी का। लास्टली इज पार्शियल लाइपोडिस्ट्रोफी। पार्शियल लाइपोडिस्ट्रोफी में बाइलेटरल सिमेट्रिकल लॉस होगा सबक्यूटेनियस फैट का, ना कि यूनिलेटरल, और ये एक साइड पे लिमिटेड नहीं होगा। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये बस कुछ साल तक प्रोग्रेस करती है और फिर फाइनली एक क्विसेंट स्टेज पे पहुंच जाती है फॉर द रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स लाइफ। थैंक यू।